ऑल ऑफ यू दक्षांश एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं रजनी पाटी आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा सीबीएसई का सैंपल पेपर। उसमें कौन सा सेक्शन? सेक्शन नंबर बी। तो बी सेक्शन हम डिस्कस करेंगे। आई थिंक ए सेक्शन को आप बहुत इंजॉय किए होंगे, सब कुछ समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया था, ऑप्शन तक डिस्कस किए थे। तो आई होप सो आप बी सेक्शन भी बहुत ही इंजॉय करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी रुकावट के। तो लेट मी स्टार्ट। यस, सेक्शन बी में हमें क्या करना है? सेक्शन बी में हमें टोटल मिलने वाले हैं 22 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 22, जिसमें से आपको अटेम्प्ट करने हैं ओनली 18 क्वेश्चंस। तो 18 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं। कितने क्वेश्चन से? 22 में से। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे क्वेश्चन क्या आया है? तो 25 नंबर क्वेश्चन हमें क्या मिला है? 25 क्वेश्चन हमें बताना है कि जर्मनी कॉमनली जो एसोसिएटेड हुआ था विद द रोमांटिक एरा एंड रेवोल्यूशंस ऑफ 1848, तो वो पिक्चर हमें आइडेंटिफाई करनी है। इसमें आपको एक इमेज मिली है, उसे आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो पिक्चर किसकी है। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन में ही आंसर मिल गया है, जर्मनी। तो यहीं से आपका आंसर आ जाएगा। बट फिर भी हम ऑप्शन देखते हैं। तो क्या है हमारे ऑप्शन? तो देखिए, ये है आपकी पिक्चर। तो आई थिंक सभी ने आइडेंटिफाई कर लिया होगा। तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं हम। ऑप्शन हमें मिले हैं, क्या आंसर हो जाएगा जर्मनी से जर्मेनिया। किसकी थी पिक्चर? जर्मेनिया की। तो आई थिंक आपको सभी को समझ में आ गया, और नहीं आया तो क्वेश्चन से हम आंसर निकाल सकते थे। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस, ये क्वेश्चन उन बच्चों के लिए है, ऑप्शन में दिया गया है, जो और बोल सकते हैं विजुअली इंपेयर्ड बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए क्वेश्चन है। तो हम डिस्कस करते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। तो हमें क्वेश्चन मिला है कि पर्शियन किंग का नाम बताना है। हु वॉज द प्रोक्लाइम्ड जर्मन एम्परर इन इस सेरेमनी हेल्ड एट, यस, वर्साइल्स में जो सेरेमनी हुई थी उसमें किस एम्परर को बनाया गया था? तो आई थिंक सभी को पता होगा, विलियम फर्स्ट की सेकेंड, कौन सा? तो सभी को पता है विलियम फर्स्ट बने थे। तो आंसर हम चेक करते हैं। यस, हमारा आंसर सही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमें क्या क्वेश्चन मिला है? हमें मिला है, इसमें क्या मिला है आपको बाल्कन नेशनलिज्म के बारे में बात की गई है। इसमें से आपको करेक्ट बताना है। 3 ऑप्शन मिले हैं, तो देखते हैं हम क्या ऑप्शन है हमारे। तो फर्स्ट मिला है, द बाल्कन रीजन बिकेम पार्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। क्या ये ऑटोमन एम्पायर का था हिस्सा? तो बिल्कुल था। तो आंसर होता है हमारा ये सही। नेक्स्ट क्या मिला है हमें? द रीजन कंप्राइज्ड ऑफ एथनिक ग्रुप्स इंक्लूडेड ग्रीक्स, सर्ब्स एंड मॉन्टेनिग्रो एक्सेट्रा ग्रुप्स थे क्या वहां पर? तो हम देखते हैं, बिल्कुल नहीं थे। तो ये आंसर हमारा एक बार यहाँ पे रखते हैं हम इसको। अब नेक्स्ट है हमारा, ब्रिटिश एंड एथनिक नेशनलिस्ट स्ट्रगल टू एस्टैब्लिश देयर आइडेंटिटी। क्या उन्होंने अपनी आइडेंटिटी एस्टैब्लिश की थी? तो आंसर हो जाएगा, चेक करते हैं हम, क्या फर्स्ट सेकंड, या ओनली सेकंड, या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड, या फिर ओनली फर्स्ट। तो आई थिंक मेरे ख्याल से सभी को पता होगा कि हमने फर्स्ट और सेकंड को राइट किया है, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर का ये क्या था? हिस्सा था, बिल्कुल था। तो ये आंसर हमारा क्या होगा? आंसर ए। चेक करते हैं हम। आंसर ए, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो आपको मिले हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या मिला है? मिला है हमें, व्हाई डिड द वीवर्स इन सिलेशिया में जो वीवर्स थे, बुनकर, वीवर्स का मतलब होता है बुनकर, उन्होंने रिवोल्ट अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर्स थे, उनके अगेंस्ट में विद्रोह क्यों किया था? कब? 1845 में। कब हुआ था पहले तो ये दिमाग में रखना। तो 1845 में, और क्यों किया इसका रीजन बताना है।
तो हमें इसके लिए एक अप्रोप्रिएट रीजन बताना है। तो हम चेक करते हैं हमारे ऑप्शंस क्या मिले हैं हमें। ऑप्शन मिले हैं कॉन्ट्रैक्टर्स जो थे डिड नॉट पे देयर ड्यूज। क्या कॉन्ट्रैक्टर उनकी ड्यूज को पे नहीं कर रहे थे? तो आपको पता होगा कि उन्होंने क्या किया था, कॉन्ट्रैक्टर जितने भी थे उन्होंने धीरे धीरे उनकी जो भी पेमेंट्स थे उनको कम करना शुरू कर दिया। तो इस वजह से वहाँ के जो वीवर्स थे उन्होंने क्या किया, रिवोल्ट करना शुरू कर दिया था। किसके अगेंस्ट? कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। फिर देखते हैं हम हमारा, फिर भी हम बाकी ऑप्शन चेक करते हैं। बी ऑप्शन में हमें मिला है कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंटेड फ्यू ऑन हाई पोस्ट। उन्होंने किसी को भी हाई पोस्ट पे अपॉइंट नहीं किया था। ये ऑप्शन हमारा हो जाता है कट। नेक्स्ट ऑप्शन क्या मिला है, कॉन्ट्रैक्टर्स यूज गवर्नमेंट पॉलिसीज। वो तो बिल्कुल भी नहीं यूज करते थे, जो उनकी मनमर्जी थी वैसे उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उनकी पेमेंट को कम करना शुरू कर दिया था। तो ये भी ऑप्शन हो जाता है हमारा कट। अब है लास्ट ऑप्शन, कॉन्ट्रैक्टर गेव देम लॉन्स हाई इंटरेस्ट। ये भी नहीं है। तो आंसर क्या हो गया हमारा? ए। चेक करते हैं हम। यस, आंसर ए सही है हमारा। अब आगे चलते हैं हम। हमें इसमें क्या करना है, आइडेंटिफाई द मेजर एस्पेक्ट हेल्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ इन नेशन। हमें बताना है कि एक नेशन को बनाने के लिए, जो नेशन स्टेट बना था ब्रिटेन में, उसके लिए कौन सी चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, कौन सा मेजर एस्पेक्ट था जिससे क्या हुआ था, आपका नेशन स्टेट इन ब्रिटेन बना था। तो हम चेक करते हैं हमें ऑप्शन क्या मिले हैं। तो यस, ए ऑप्शन मिला है। इन 1688 द मोनार्क ऑफ ब्रिटेन फॉट वार विथ इंग्लिश पार्लियामेंट। क्या ये ऑप्शन है? द पार्लियामेंट थ्रू ए bloodless revolution seized power फ्रॉम द मोनार्की। ये आपको अच्छे से याद होगा। तो आंसर आ गया हमारा बी। क्यों? क्योंकि क्या हुआ था, जो ये आपका नेशन ऑफ स्टेट इन ब्रिटेन बना था, इसमें क्या हुआ था, धीरे धीरे इंग्लिश लोग, जो अंग्रेजी जाति के लोग थे, उन्होंने क्या किया, पहले खूब सारा उनके पास पैसा था, तो पैसे के थ्रू उन्होंने क्या किया, पार्लियामेंट में अपनी जगह बनाना शुरू किया। और पार्लियामेंट में जब उनकी जगह बन गई तो उन्होंने क्या किया, अपने अकॉर्डिंग पार्लियामेंट में रूल पास करा लिया। और क्या किया, फिर लास्ट में उन्होंने जो वहां का राजा था उसकी पावर को कर दिया सीज्ड। तो आंसर हो गया हमारा बी। तो चेक करते हैं हम। यस, द पार्लियामेंट थ्रू ए ब्लडलेस। आपको पता होना चाहिए क्योंकि उन्होंने पार्लियामेंट के एक्ट के पास करके उन्होंने उनकी जो मोनार्की थी उसको क्या किया था, सीज्ड किया था उसकी पावर को। तो इसमें क्या ब्लड बहा था? बिल्कुल भी नहीं। तो ये कैसा रेवोल्यूशन हो गया, ब्लडलेस रेवोल्यूशन। और इसमें क्या हुआ था, ये मैंने अभी बताया आपको, मोनार्क की पावर को सीज कर दिया था। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सॉइल। हमें सॉइल को आइडेंटिफाई करना है, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मिली है हमें, तो उस क्लूज के थ्रू हमें चेक करना है कि ये कौन सी सॉइल है। तो देखिए, ऐसी सॉइल जो डेवलप होती है कौन से एरिया में, जहां हाई टेम्परेचर होता है एंड हैवी रेनफॉल होता है। तो आई थिंक ये सबको पता होगा इंडिया का कौन सा पार्ट है, ये हमारा इंडिया का नॉर्थ पार्ट कि आपका सर्दर्न पार्ट। तो आंसर है नॉर्थ या सर्दर्न। सर्दर्न पार्ट में होता है ऐसा क्या, हैवी रेनफॉल होती है और प्लस टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है और इज लो इन ह्यूमस कंटेंट। वहाँ का जो ह्यूमस कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। ये कौन सी सोइल है, ये हमें बताना है। फाउंड इन द हिली एरियाज, जो कि कहाँ मिलती है, पहाड़ों पे मिलती है। और हमें स्टेट भी दिए गए हैं, बिल्कुल मैंने अभी बताया आपको सर्दर्न के लिए। तो हमारा कर्नाटक हो गया, केरला हो गया एंड तमिलनाडु। अब हमें चेक करना है ये किस सोइल की, जो आपको दी गई है कैरेक्टरिस्टिक्स, वो किस सोइल की है। तो हम चेक करते हैं हमारे ऑप्शन। फॉरेस्ट सॉइल बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये मिलती है हमारे हिल स्टेशन पे। ओके, ये हो जाता है हमारा ऑप्शन कट। अब है येलो सॉइल, ये भी नहीं है। ब्लैक सॉइल, आपको पता होगा कि ब्लैक सॉइल कहाँ मिलती है, प्लेट्यूज पर। तो क्या हमारे सर्दर्न एरिया में प्लेट्यूज हैं? नहीं है।
तो ये भी ऑप्शन हो जाता है हमारा कट। तो बचता क्या है, लैटेराइट सॉइल। बिल्कुल आंसर सही है। लैटेराइट सॉइल में क्या होता है, ह्यूमस कंटेंट कम होता है और प्लस आपका क्या होता है, जो हैवी रेनफॉल होता है हाई टेम्परेचर में डेवलप होती है ये सॉइल। आंसर हम चेक करते हैं, हो गया आंसर। तो अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मिला है, हमें करना है, कुछ कैटेगरीज दी गई है, रिसोर्सेज कैन बी पुट टाइडल एनर्जी इन। तो हमें ये बताना है कि ये कौन सा रिसोर्सेज है टाइडल एनर्जी। पहले तो ये बताइए टाइडल एनर्जी क्या होती है। तो मैं बताती हूँ आपको, टाइडल एनर्जी वो होती है जो लहरें आती हैं आपके समुद्र में, उसके द्वारा क्या किया जाता है, एनर्जी को डेवलप किया जाता है। तो इसे क्या कहते हैं हम, टाइडल एनर्जी। अब ये बताइए किस टाइप का ये सोर्स है, रिसोर्स की बात पूछी गई है तो हमें ऑप्शन देखने हैं। तो क्या ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, क्या नॉन रिन्यूएबल है, क्या आपका एक्चुअल है, या फिर आपका पोटेंशियल रिसोर्सेज है। तो आपको अच्छे से पता होगा कि ये रिन्यूएबल है। क्यों, क्योंकि हम इसको वापस बना सकते हैं। दैट मीन क्या हो गया। तो अब मुझे ये बताइए, रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज हैं उसमें और कौन कौन से हो टाइप हो सकते हैं। तो और होते हैं हमारे, जैसे विंड हो गया, क्योंकि हवा भी बार बार आती है और उससे हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी बना सकते हैं। एंड वाटर हो गया, और आपका जो ये वाइल्ड लाइफ के थ्रू जो बनती है उनके थ्रू भी हम जो एनर्जी बनाते हैं उसे हम बार बार बना सकते हैं। तो ये भी सारे टाइप किसके हो गए, रिन्यूएबल के। और नॉन रिन्यूएबल जो कि लंबे टाइम तक हम ये कह सकते हैं नहीं बनाए जा सकते, इसमें कौन सा रिसोर्स आएगा जिनको सैकड़ों साल लग जाते हैं बनने में। तो आई थिंक सभी को पता होगा, जो कि पेट्रोल हो गया हमारा। तो इसमें पेट्रोल हो जाएगा, एक्चुअल और पोटेंशियल। तो ये हमारा आंसर क्या हो गया, ए। अब हम चेक करते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो कैसा है हमारा ये जो रिसोर्सेज पूछा गया था, किस रिसोर्सेज के बारे में पूछा गया था, टाइडल एनर्जी के बारे में। तो ये रिन्यूएबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या मिला, हमें क्या मिला है, कोई स्टेटमेंट मिला है किसके बारे में, पावर शेयरिंग के बारे में। तो सभी को पता होगा पावर शेयरिंग क्या होती है, एक बहुत अच्छी चीज होती है। क्यों, क्योंकि इससे डेमोक्रेसी को स्पीड मिलती है, डेमोक्रेसी के लिए बहुत हेल्दी होती है ये। तो कैसे देखते हैं हम, देखो पहले तो ये हमने अभी क्वेश्चन में मैंने अभी आपको समझाया है, तो उसका ऑप्शन आपको मिला है, इट इज़ गुड फॉर डेमोक्रेसी। बिल्कुल सही है, ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छी है। डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी में हर लोग का हिस्सा होता है। तो पावर शेयरिंग में भी क्या होगा, जो भी रिलीजन बेस पे बने हैं, चाहे आपके रीजन बेस पे होते हो, उन सबको पावर दी जाती है। तो ये पावर शेयर की जाती है यहाँ पर। इट क्रिएट्स हार्मनी इन डिफरेंट ग्रुप्स। तो बिल्कुल ये क्या हार्मनी क्रिएट करती है, तो पावर शेयरिंग से अलग अलग ग्रुप में हार्मनी भी क्रिएट होती है। कैसे, तो अभी मैंने बताया रिलीजन के बेस पे जितने भी अलग अलग डिफरेंट ग्रुप हैं उनके बीच में हार्मनी डेवलप करने का काम कौन करेगा, हमारी पावर शेयरिंग। तो ये भी हमारा सही आंसर है। अब थर्ड ऑप्शन, इट ब्रिंग्स ट्रांसपेरेंसी इन द गवर्नमेंट। तो क्या ट्रांसपेरेंसी होती है पावर शेयरिंग से, तो ये भी सही है। कैसे, ट्रांसपेरेंसी का मतलब हो गया कि पारदर्शिता। तो आप आराम से देख सकते हैं कि जो भी गवर्नमेंट बना रही है आपकी पॉलिसी, जो भी आप चीज़ कर गवर्नमेंट बनाती है पॉलिसीज, लॉ या इनसे रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। किसके थ्रू, आपका आरटीआई जो कब बनता है सबको पता होगा, आरटीआई के थ्रू आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये ट्रांसपेरेंसी के लिए भी होती है। अब लास्ट ऑप्शन आपको क्या मिला, इट ब्रिंग्स सोशियो पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एमंग पार्टीज। क्या पावर शेयरिंग से सोशियो और पॉलिटिकल कंपटीशन होता है, तो ये आंसर गलत हो गया। क्यों? क्योंकि बच्चा इसमें दो ऑप्शन दिए गए, सोशियो कंपटीशन नहीं होता, ये कैसा कंपटीशन होता है, ओनली पॉलिटिकल कंपटीशन। तो ये हो जाता है हमारा कट। इस वजह से अगर आप कोई बच्चा ध्यान से सोशियो नहीं पढ़ता तो ये आंसर हो जाता है रॉन्ग। तो हम चलते हैं नेक्स्ट, हम चेक करते हैं पहले आंसर। तो आंसर किस में दिया गया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो हो गया आंसर ए। चेक करेंगे हम, यस फर्स्ट सेकंड थर्ड, आंसर हो गया हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या मिला है, हाउ डज जुडिशरी एक्ट एज एन एम्पायर इन फेडरल नेशन। कैसे एक जुडिशरी
जो एम्पायर की तरह काम करने लग जाती है, किसमें, फेडरल सिस्टम में, तो उसे हमें बताना है। तो देखिए हमें ऑप्शन क्या मिले, तो हमें ऑप्शन मिला है फर्स्ट, जुडिशरी रूल्स ओवर सेंटर एंड स्टेट। तो आपको अच्छे से पता है जुडिशरी रूल नहीं कर सकती सेंटर और स्टेट के ऊपर। क्यों? क्योंकि अलग अलग पावर मिली हुई है सबको, हॉरिजॉन्टल पावर डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये आंसर हो जाता है हमारा गलत। तो सेकंड ऑप्शन हम देखते हैं, सेंटर एंड जुडिशरी वर्क कलेक्टिवली। तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि सेंटर और स्टेट दोनों को अलग अलग, जितने भी सेंटर हो गया, आपका जुडिशरी हो गया, सबको अलग अलग क्या मिला है, अलग अलग पावर दी गई है। तो वो कलेक्टिवली काम नहीं करते, सब डिफरेंट काम करते हैं। तो ये भी हो जाएगा हमारा ऑप्शन रॉन्ग। नेक्स्ट, कोर्ट्स कैन चेंज स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या आपकी न्यायपालिका जो जुडिशरी है उसको ये पावर है कि वो चेंज कर सकती है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में? तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो अब लास्ट ऑप्शन हमें बचता है, फिर भी हम रीड आउट करते हैं, कोर्ट्स यूज द पावर इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बिल्कुल सही है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का पावर किसको है, हमारी किसको, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, जितनी भी जुडिशरी बॉडीज हैं उनको ओनली केवल सुप्रीम कोर्ट को पावर दिया गया है। तो ये ध्यान रखना। तो इसमें आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी। और बाकी ऑप्शन हमारे रॉन्ग थे, हम चेक करते हैं। तो यस, कोर्ट्स यूज द पावर इंटरप्रेट आपका कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या मिला, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि हमें, पहले तो सभी को पता है, एक असर्शन मिला है, दूसरा हमें रीजन मिला है। तो हम पढ़ते हैं हमारे असर्शन को, श्रीलंका अडॉप्टेड सिंहला इज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। तो सभी को पता है सिंहला लैंग्वेज कहाँ की थी, तो बिल्कुल हमारी श्रीलंका की। और श्रीलंका ने क्या किया था, ओनली इसी को अडॉप्ट किया था एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज। तो हमारा असर्शन हो गया राइट। ये कहाँ से आया, आपका पावर शेयरिंग। आपको याद है मैंने आपको पढ़ाया था दो केस के थ्रू पावर शेयरिंग को, जिसमें एक श्रीलंका था, दूसरा बेल्जियम था। तो श्रीलंका की बात की गई है, तो श्रीलंका का ये ऑप्शन सही होता है। अब सेकेंड ऑप्शन हमें रीजन के लिए क्या मिला, द गवर्नमेंट ऑफ द श्रीलंका वांटेड टू फोस्टर देयर कल्चर, लैंग्वेज एंड रिलीजन। तो मुझे ये बताइए कि ऐसा भी हुआ था कि फोस्टर उन्होंने अपनी लैंग्वेज के थ्रू क्या किया था, बुद्धिज्म को, अपने लैंग्वेज को, अपने रिलीजन को फोस्टर किया था? ये भी सही है। तो ये आंसर आपका असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। क्या अब इसमें हमें ये देखना है, क्या ये बिकॉज लगने पर, आपके जो बिकॉज लगाने पर हम चेक करते हैं ना कि असर्शन आपका रीजन का सही है कि नहीं है, तो आंसर भी सही है और प्लस आपका रीजन भी सही है और प्लस एक्सप्लेनेशन भी सही है। चेक करते हैं हम, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, यस, बोथ ए एंड आर ट्रू, और साथ में हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या मिला, हमें मिले हैं दो कॉलम, उसमें हमें क्या करना है, मैच द फॉलोइंग। बच्चों वाला काम करना है अब तुम्हें, तो ठीक है हम मैच द फॉलोइंग करते हैं। कॉलम ए में हमें क्या मिला, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपको सभी को पता होगा कौन सी लिस्ट में आता है, ये पूछा गया है कौन सी लिस्ट में आएगा। तो हमारी कौन सी लिस्ट में आएगा, रेजिड्यूरी। क्यों? क्योंकि आपको अच्छे से पता है जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब हमारे आईटी करके, चाहे सॉफ्टवेयर इंजीनियर या जितने भी साइबर क्राइम है, इनसे रिलेटेड पहले मुद्दे नहीं होते थे, तो कॉन्स्टिट्यूशन में इन बातों को ऐड नहीं किया गया। तो अब बचे हुए जो बातें हैं उन मामलों पर पावर किसको दी गई लॉ बनाने की, उन मामलों पर पावर दी गई है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो आंसर, और वो पावर किस में दी गई है, रेजिड्यूरी लिस्ट में। सब्जेक्ट होते हैं बचे हुए सब्जेक्ट, तो उनके थ्रू। अब पुलिस आपको सभी को पता होगा स्टेट पर होती है, तो स्टेट लिस्ट में आती है हमारी पुलिस। तो स्टेट लिस्ट में पुलिस मैच करना है, ऐसे एरो करके भी कर सकते हैं, और आपको अगर प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपका एजुकेशन तो अच्छे से पता होगा कि एजुकेशन हमारा सेंटर भी बनाता है, एजुकेशन से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज होती हैं, और प्लस हमारा
स्टेट गवर्नमेंट भी बनाती है। तो एजुकेशन कैसा हो जाएगा? कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें दोनों को पावर होती है, उस लिस्ट को हम क्या कहते हैं? कॉन्करेंट लिस्ट। और डिफेंस आपको अच्छे से पता है ओनली यूनियन लिस्ट के पास में है, क्योंकि अगर स्टेट के पास में होता तो वो मन चाहे उस स्टेट डिफेंस को यूज कर सकती थी। इसलिए स्टेट किसके लिए सेफ रखा गया है? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। तो हम आंसर चेक करते हैं, यूनियन लिस्ट पे ओनली कौन लॉ बनाएगा? आपका सेंटर। यस, किस में है आंसर? हम चेक करते हैं। हमारा फर्स्ट का आंसर 4 में है, तो फर्स्ट 4 ये रहा, फर्स्ट 4 और कहीं है, फर्स्ट 4 यहाँ पे भी है, फर्स्ट 4 यहाँ पे भी है। ओके, चलो ये हो सकता है। फिर सेकंड में हम चेक करते हैं, सेकंड हमारा आंसर है थर्ड, तो सेकंड थर्ड यहाँ पर भी है, सेकंड थर्ड यहाँ पर नहीं है, तो ये ऑप्शन हो जाता है हमारा कट। और ये सेकंड थर्ड यहाँ पर भी नहीं है, तो ये भी ऑप्शन हो जाता है हमारा कट, ये भी ऑप्शन कट हो जाता है। तो ओनली बचता है हमारे पास ए। आंसर हो गया हमारा ए। चेक करते हैं हम, तो देखो कितने स्मार्टली आपको इजीली आंसर मिल गया। तो ऐसे अगर आप एलिमिनेशन करते हुए अगर ऐसे मैच द फॉलोइंग को सॉल्व करते हैं तो आप इजी तरीके से कुछ क्वेश्चन को नहीं आते हुए भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चेक करते हैं हमारा क्वेश्चन क्या मिला हमें। हमें मिला है अनीता इज अपियरिंग एन एग्जामिनेशन कंडक्टेड फॉर रिक्रूटमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशन इन हाउ मेनी लैंग्वेजेस एज मेंशन्ड इन द एट शेड्यूल्ड। Can she opt to take the exam? हमें select the appropriate option। आपको ऑप्शन में से सेलेक्ट करना है कि एट शेड्यूल में आपको कितनी लैंग्वेज मिली। तो आपको अच्छे से पता होगा कि एट शेड्यूल में जितनी भी लैंग्वेज है, हमें पता है 22 लैंग्वेज है। एक तो आपकी हिंदी हो गई, 21 अदर हो गई, शेड्यूल लैंग्वेज हो गई, तो कितनी हो गई टोटल? 22 लैंग्वेज। और ये किस शेड्यूल में? हमारी एट शेड्यूल में है। तो हम चेक करते हैं, और आपको अच्छे से पता होगा कि आप टोटल 22 लैंग्वेज में जो भी आपकी एट शेड्यूल में दी गई है उसमें आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। चेक करते हैं हम, आंसर सी, 22 लैंग्वेजेस जो आपकी एट शेड्यूल में लिस्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या मिला? हमें आइडेंटिफाई करना है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, जो कि इंडियन गवर्नमेंट को हेल्प करता है। तो हमें पहले बताना है ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई है किस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की बात कर रहा है। इसका टाइप पूछा गया है, पावर शेयर्ड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स टू लोकल गवर्नमेंट्स। जहां पर पावर शेयरिंग किसके किसके बीच में की गई है? आपका पहला हो गया सेंटर, फिर उसके बाद में नीचे स्टेट, तो लोकल गवर्नमेंट। ये इस टाइप की पावर शेयरिंग कहाँ होती है ये बताना है, किस सिस्टम में होती है। और इट इज कॉल्ड इज ए थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट। तो आपको पता होगा थर्ड टायर जो किसे कहते हैं? लोकल गवर्नमेंट को कहते हैं। क्यों? क्योंकि सेंट्रल आपका फर्स्ट टायर हो गया गवर्नमेंट का, सेकंड टायर हमारा हो गया स्टेट गवर्नमेंट, और थर्ड टायर कौन? लोकल गवर्नमेंट। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, अब थर्ड क्या मिला है? द स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर्ड शेयर सम पावर्स रेवेन्यू विद देम। सेंटर जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है वो अपना पावर किसे देती है? जिसकी बात की जा रही है थर्ड टायर की, तो उसे दे देती है, प्लस कुछ पैसे भी देती है ताकि अपने स्तर पर वो काम कर सके और प्लस डिसीजन ले सके। तो ये इस सिस्टम को हम कहते क्या हैं, हमें ये बताना है। तो इसे हम कहते हैं, ऑप्शन देखते हैं, फेडरेशन सिस्टम, ये नहीं होता। क्या फेडरल सिस्टम होता है? ये भी नहीं होता। तो डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम, जहाँ पे क्या होगा? पावर को बांट दिया गया है। जब पावर बहुत सारी जगह पे बढ़ जाती है तो इसे हम क्या कहते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन। जब पावर किसी एक बिंदु पे आके, यूँ मान लीजिए ये सेंटर है आपका, यहाँ पर सारी पावर होगी इकट्ठी, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं सेंट्रलाइजेशन सिस्टम। और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है? जितनी भी पावर होती है वो आपकी कैसे बनेगी? बाहर की तरफ चली जाती है। मतलब डिवाइडेशन, सेंटर जो पॉइंट था उसने अपनी पावर क्या कर दी? लोगों में बांट दी। इसे हम क्या कहेंगे? डिसेंट्रलाइजेशन। और जब सारी पावर एक जगह सेंटर पॉइंट में आ जाएगी उसे हम क्या कहेंगे? सेंट्रलाइजेशन। नाम से ही है ये।
आंसर। ओके, चेक करते हैं हम आंसर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिला है क्या, हमें बताना है कि प्रूव करना है दैट इंडिया इज ए क्वासी फेडरल स्टेट। क्या आपका इंडिया जो है क्वासी फेडरल सिस्टम है, स्टेट है? तो बिल्कुल है। अब हमें बताना है कैसे। तो पहले तो ये समझिए कि क्वासी का मतलब क्या होता है, अर्ध संघात्मक, मतलब पूरा फेडरल सिस्टम नहीं है हमारे इंडिया में। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ सेंट्रल फिर भी पावरफुल है। बाकी फेडरल में क्या होता है, स्टेट को भी इक्वल पावर होती है और आपके सेंटर को भी इक्वल पावर होती है, बट हमारे इंडिया में क्या है, सेंटर ज्यादा पावरफुल है। तो कौन सा स्टेटमेंट इसको कहते हैं, फुलफिल करता है? चेक करते हैं हम। मोर पावर्स विद सेंटर, तो क्या आपकी जो सेंटर है उसको ज्यादा पावर दी गई है? बिल्कुल आंसर सही है। नेक्स्ट है रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स विद सेंटर। बिल्कुल बचे हुए सब्जेक्ट किसको मिले हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, तो वो मिले हैं हमारे सेंटर को, ये भी सही। इक्वल सब्जेक्ट्स विद सेंटर एंड स्टेट, अभी मैंने आपको बताया क्या इक्वल सब्जेक्ट मिले हैं आपके सेंटर और स्टेट को? नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ सेंटर पावरफुल है लॉ बनाने में, तो ये ऑप्शन हो जाता है कट। अब है आपका करेंसी एंड रेलवेज विद सेंटर। तो आपको अच्छे से पता होगा आपकी करेंसी कहाँ चलती है, पूरी ऑल इंडिया में चलती है, तो ये पावर हमारी सेंटर के पास है, बिल्कुल है। और रेलवे भी, आपका जो रेल है, आपकी जो ट्रेन है, पूरे ऑल इंडिया में चलती है, तो ये भी हमारा सब्जेक्ट किसके पास है, सेंटर के पास। तो हम आंसर चेक करते हैं, ये भी सही है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को कट करते हुए कौन सा ऑप्शन आने वाला है, तो हम चेक करते हैं फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। तो आंसर हो गया हमारा बी। चेक करते हैं आंसर बी। यस, 38 क्वेश्चन हमें क्या मिला है स्टेटमेंट, हमें करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। थ्योरी ऑफ फेडरलिज्म इन कहाँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमें फेडरलिज्म की थ्योरी बतानी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया है हमारे इंडिया को। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। बिल्कुल सही है, हमारे इंडिया को कहा जाता है यूनियन ऑफ स्टेट्स। ओके, तो आंसर हमारा ए है। फिर भी हम चेक करते हैं, तो फर्स्ट हमारा सही है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, ये आपके आर्टिकल नंबर 1 में दिया गया है। किस आर्टिकल में लिखा गया है, आर्टिकल 1 में, कि इंडिया आपका कैसा है, यूनियन ऑफ स्टेट है। और सेकंड है आपका शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स इज बेसिक द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी सही है कि आपके जो स्टेट के और सेंटर के बीच में जो पावर शेयरिंग की गई है वो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा। बिल्कुल सही है, बेसिक स्ट्रक्चर है, और इसमें हम जो छेड़छाड़ है नहीं कर सकते अपनी मन मर्जी से, ये भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन हमें मिला है, इट इज इजी मेक चेंजेस दिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। अभी मैंने आपको कहा पावर शेयरिंग का जो अरेंजमेंट किया गया है उसे हमें चेंज करना इजी नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा हो जाता है कट। क्यों? क्योंकि आपको जो भी चेंजेस करने होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, पहले क्या होता है, आपकी लोकसभा में क्लियर होना चाहिए, चाहे राज्यसभा में, और वो भी कितने से, 2/3, जो 2/3 है, मतलब 3 में से 2 लोगों की हामी होगी, तब जाके वो पार्लियामेंट से पास होगा। फिर आपको क्या ऑप्शन और मिलेगा, जो स्टेट गवर्नमेंट की जो लेजिस्लेचर सिस्टम है उनको भी क्या करना होगा, उनको भी इस चीज़ को क्लियर करना होगा। आधे से ज़्यादा राज्यों को जो उनकी लेजिस्लेचर असेंबली है, अगर वो क्लियर कर देती है, तब जाके हमारे क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होता है। तो ये इजी नहीं है ये अरेंजमेंट, ये दोनों हमारे सही हैं। और फोर्थ में क्या दिया गया है, द पार्लियामेंट कैन ऑन इट्स ओन चेंज दिस अरेंजमेंट। तो अभी मैंने आपका बताया है कि साथ में आपको स्टेट की भी जरूरत होती है, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर चेक करते हैं हम, किसमें दिया गया, फर्स्ट सेकंड ए। तो चेक करते हैं हम हमारा आंसर फर्स्ट सेकंड ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिला है वही हमारा असर्शन। तो ह्यूमन डेवलपमेंट मेंशन हाउ मच सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज हैपेंड इन ए कंट्री। तो क्या आपका जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है उसमें सोशियो और इकोनॉमिक की बात की जाती है, तो ये सही है, क्योंकि सोशियो से मतलब बच्चा क्या होता है,
समाज अच्छा कब होगा, आपकी सोसाइटी कब अच्छी बनेगी, जब उसके पास एजुकेशन अच्छी होगी, जब समाज में हेल्थ अच्छी होगी। तो ये दोनों आंसर सही है। और इकोनॉमिक में आ जाता है आपका इनकम, पैसा, तो ये दोनों चीज होती है बिल्कुल। तो असर्शन हमारा हो गया सही। अब रीजन बात करते हैं। कंपैरिजन ऑफ नेशनल इनकम ऑफ टू कंट्रीज एक्सप्लेन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ये नहीं किया जाता, यहाँ तो किसको किया जाता है, कंपेयर नेशनल इनकम को नहीं करके हम किसको करते हैं, एवरेज इनकम का बात करते हैं। किसकी बात, तो एवरेज इनकम निकालते हैं और प्लस हम क्या करते हैं, हमारा एजुकेशन बता ही दिया, हेल्थ की बात कर दी, इनकम की बात कर दी, और किसकी बात होती है, जितने डेवलपमेंट होते हैं वो ह्यूमन डेवलपमेंट हमारी इस रिपोर्ट में आते हैं। तो आंसर हमारा चेक करते हैं, तो ये तो हो जाएगा हमारा रॉन्ग। तो आंसर हम चेक करते हैं, केवल असर्शन रीजन है और आर फॉल्स है। तो हम किस में देखेंगे, यस ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, आंसर हो गया सी। यक। अब चलते हैं हम नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमें मिले हैं कुछ ऑप्शन, उनमें से चूज करना है हमें करेक्ट ऑप्शन। क्या है, लिस्ट हमें मिली है, तो यस लिस्ट मिला है, कुछ एग्जाम्पल मिले हैं, उसमें सेक्टर को बताना है। तो कॉरियर किस सेक्टर से रिलेटेड है, टर्शरी, तो यही आंसर होगा वैसे तो। क्यों, टर्शरी हमारा क्या है, कॉरियर हमें सर्विस प्रदान करता है और सर्विस देने वाला सेक्टर क्या होता है, टर्शरी सेक्टर। फिशरमैन, फिशरमैन कहाँ से रिलेटेड होता है, तो फिशरमैन डायरेक्ट आपकी कहाँ से, सी से, रिवर से फिश को कलेक्ट करता है, बाय नेचर से कलेक्ट करता है, तो ये प्राइमरी सेक्टर में हो जाएगा आपका। ओके, ये हो गया आपका प्राइमरी। अब कारपेंटर, कारपेंटर जनाब जी क्या करते हैं, वुड को पेड़ों से काटते हैं, पेड़ों से वुड लेते हैं, फिर बनाते हैं आपके फर्नीचर। तो ये हमारा किससे जाएगा, क्यों, क्योंकि ये डायरेक्ट नेचर से नहीं है, सेकंड तरीके से किया जा रहा है, प्रोडक्शन किया जा रहा है, तो ये किस में आएगा, सेकेंडरी सेक्टर में, ये आपका आंसर आ जाएगा कारपेंटर। और ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्टर आपको अच्छे से पता होगा कि सेकेंडरी में नहीं आता, ये किस में आता है, ये टर्शरी में। क्यों, ये एक सर्विस है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ओके, तो आंसर क्या हो गया, हमें इसमें क्या करना था, करेक्ट ऑप्शन को चूज करना था। तो करेक्ट एक ही जगह मैच कर रहा है, कॉरियर आपका टर्शरी। तो चेक करें, आंसर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें क्या करना है, कुछ डाटा मिले हैं, और डाटा और इंफॉर्मेशन को केयरफुली रीड करना है एंड मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो हम देखते हैं हमें क्या टेबल मिली। तो हमें टेबल मिली है, इसमें क्या है, कंट्रीज के नेम दिए गए हैं, 3 कंट्री बताई गई है, ABC, और मंथली इनकम सिटीजन इन 2007, और इनकम किस में मिली है हमें, रुपीज में, रुपीज में मिली है ना। और इसमें आपको कितने लोगों की बात की गई है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, टोटल 5 लोग की बात की गई है। और इसमें अलग अलग इनकम दी गई है, तो कंट्री A की इनकम बताई गई है, B की बनाई है, C की बताई गई है। अब इसमें हमें क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है आगे कि रीता इज एन एम्प्लॉय। वो एम्प्लॉय थी कहाँ की, मल्टीनेशनल कंपनी की, जिसका क्या होता था, हर 3 साल में क्या होता था, उसका ट्रांसफर हो जाता था। और उसे एक चीज मिली, अपॉर्चुनिटी, क्या, कि वो इनमें से जो आपको ABC मिली है कंट्रीज, उनमें से वो किसी एक को चूज कर सकती है। तो वो क्या करती है, नेक्स्ट जॉब लोकेशन, अगली जॉब को चूज, लोकेशन को चूज करने के लिए वो उनमें से एक कंट्री चूज कर सकती है। शी कैलकुलेट्स एवरेज इनकम, उसने क्या किया, उनकी एवरेज इनकम को कैलकुलेट किया। ऑफ ऑल दीज कंट्रीज एज पर द गिवन डाटा एंड चूजन टू बी ट्रांसफर्ड टू ए कंट्री ए। उसने सबकी एवरेज इनकम को कैलकुलेट किया, फिर उसने क्या किया, ऑप्शन कौन सी कंट्री, कंपनी ए को चूज किया। क्यों, तो हम चेक करते हैं इसका रीजन क्या है। मोस्ट ऑफ इट्स सिटीजन आर रिच एंड स्टेबल, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ पर रिच थे, स्टेबल थे, ऐसा नहीं है। और हैज़ मोस्ट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये हो सकता है, इसे रखते हैं हम सेफ। नेशनल इनकम ऑफ इट्स सिटीजन इज हायर, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, हायर थी ही नहीं, सबकी इक्वल दे रखी है। मोस्ट ऑफ एवरेज इनकम इन ऑफ इट्स सिटीजन इज लोअर, ये भी नहीं है। तो हमें आंसर क्या है, हमारा बचता है सिर्फ बी, और आंसर बी सही है। हम चेक करते हैं,
यस। और आपको पता होगा उसने ऑप्शन ए को क्यों चूज किया, उसमें क्या था कि सबके इक्वल, मोस्ट ऑफ लोगों की इनकम जो थी इक्वल थी, मतलब ज़्यादा उनमें क्या कह सकते हैं डिफरेंसेस नहीं थे। अगर किसी के डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा होते तो वो क्या चूज़ करती, दूसरी कंट्री को यूज़ करती या दूसरे स्टेट को चूज़ करती, कंपनी को। तो बट उसने क्या किया, ए में उसने देखा रिस्क कम है मुझे जॉब करने की, मेरी जॉब को जाने की, तो उसने एक कंपनी को चूज़ किया। यस, 42 नंबर क्वेश्चन, विजय। विजय इज अंडर न्यूरिस्ट एज हिज वेट क्या मिला है, 45 वेट मिला है। और उसने क्या किया, हाइट हमें मिली है क्या, उसकी हाइट है 1.78 मीटर्स में आती है, आपको अच्छे से पता होगा हाइट। और हमें उसका क्या निकालना है, BMI अर्थात बॉडी मास। तो BMI बॉडी मास इंडेक्स निकालना है। तो आई थिंक इसका फॉर्मूला सभी को पता होगा, क्या होता है, तो होता है आपका वेट और बटे डिवाइडेड बाय किससे, हाइट, और इसका क्या होता है स्क्वायर। तो मीटर का स्क्वायर करना था हमें। तो हम देखते हैं हमारा ऑप्शन हमें क्या मिले, तो ऑप्शन हमें मिले हैं क्या, इसका स्क्वायर होता है हाइट का, मीटर में जो दी जाती है, तो 12.6, आपका 13.5, और क्या ऑप्शन मिला है आपको 14.7 और 15.2। अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया उसके थ्रू आप अगर निकालेंगे तो आंसर हमारा जो आने वाला है वो यहाँ पर नहीं दिया गया है। CBSE ने इस बार शायद आंसर रॉन्ग लगा दिया है, तो इससे आप खुद चेक करेंगे, निकालेंगे और मुझे मेरे डेस्कटॉप आप मुझे लिंक के साथ में आप मुझे बताएंगे कि रियल आंसर क्या है। क्यों, क्योंकि आप चेक कर सकते हैं अपनी तैयारी को कि आप BMI निकाल सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर तो आंसर CBSE ने दिया है 12.6 जो कि रॉन्ग है। यस, हमें एक वुमेन थी जो कि काम करती थी स्वीट शॉप पर, और वो क्या हुआ था, अपने काम कहाँ करती थी, अपने गांव में, और उसका क्या था कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब करती थी वो। गेट्स और सैलरी जो उसकी थी बहुत कम थी, वर्किंग द एंटायर डे, शी डज नॉट एनी हॉलीडेज और पेड लीव्स, उसे ना तो हॉलीडेज मिलते थे ना ही पेड लीव्स मिलती थी। रेदर हर एम्प्लॉयर डिडक्ट्स हर सैलरी व्हेनेवर शी अब्सेंट, जब भी वो अब्सेंट होती थी उसकी सैलरी क्या कर दी जाती थी, काट दी जाती थी, डिडक्ट कर दी जाती थी, कम कर दी जाती थी। तो हमें इसके लिए बताना है ये सेक्टर कौन सा है। तो हम चेक करते हैं हमारे सेक्टर के ऑप्शन क्या मिले हैं हमें। प्राइमरी सेक्टर ये हो नहीं सकता, तो ये तो कट ही हो जाते हैं। सर्विस सेक्टर भी नहीं हो सकता, क्यों, सर्विस सेक्टर तो आपका सेफ होता है, वो भी नहीं है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में, और मैंने अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको बताया था ऑर्गेनाइज में क्या होता है, आपको पे लीव मिलती है, इवन दैट आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलता है, बहुत सारे आपको फैसिलिटीज़ मिलती है। तो ये तो हो जाता है कट, क्योंकि इसको कुछ भी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती थी। तो आंसर क्या हो जाएगा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो आंसर चेक करते हैं हम, यस, आंसर डी। अब है हमारे पास क्वेश्चन, क्या 2017 और 18 में हमें एक डाटा दिया गया है, द डिफरेंट सेक्टर, अलग अलग सेक्टर की बात की गई है। इन एम्प्लॉयमेंट परसेंटेज इन इंडिया वाज, तो अलग अलग परसेंटेज दिए गए हैं। प्राइमरी सेक्टर का 44 दिया गया, सेकेंडरी सेक्टर का आपका 25 मिला है, और टर्शियरी सेक्टर में हमें क्या मिला है 31%। और आउट ऑफ द 3 सेक्टर्स व्हाई डिड द रेशियो ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसमें पूछा गया इनमें से 3 सेक्टर में से एक सेक्टर जो है प्राइमरी सेक्टर जो कि परसेंटेज में हाई है। सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन, इसके लिए हमें भी प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा रेशियो क्यों है, परसेंटेज ज़्यादा क्यों है, उसके लिए हमें एक सुटेबल आंसर देना है। तो हमारे ऑप्शन देखते हैं हम क्या मिले हैं हमें ऑप्शन, यस, वर्कर्स इन ए प्राइमरी सेक्टर और अंडर एम्प्लॉयड। तो आपको पता है कि भी इसमें क्या होता था, प्राइमरी सेक्टर में जो था अंडर एम्प्लॉयड जो लोग थे, बिल्कुल इसी वजह से क्या होता है, अंडर एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है, काम तो एक ही व्यक्ति का है पर क्या करते हैं सारे लोग एक साथ मिलके उसी काम को करते रहते हैं, तो उसे कहते हैं अंडर एम्प्लॉयड। दैट मीन
आपका पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है, बहुत सारा काम कर सकते हैं, बट आप काम करते हैं सारे मिलके एक ही काम को, तो वहाँ पर क्या होता है, कमाने वाला एक, तो इसे हम इस सिचुएशन को क्या कहते हैं, अंडर एम्प्लॉयड। और वही लो जॉब अपॉर्चुनिटीज इन सेकेंडरी सेक्टर, इस वजह से ये नहीं होगा, ये हमारा आंसर हो सकता है, तो इसे हम सेफ रखते हैं। और सी आपको मिला है एफर्ट्स ऑफ लेबर आर नॉट इक्विवेलेंट इन ऑल सेक्टर्स, ये भी नहीं हो सकता, ये भी हो गया कट। अब है आउटसोर्सिंग ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज इन ए सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, ये भी नहीं है, तो आंसर क्या होगा, प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा लोग क्यों होते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट की वजह से। किस वजह से, अंडर एम्प्लॉयमेंट की वजह से। तो हम चेक करते हैं हमारा आंसर, यस, वर्कर्स इन द प्राइमरी सेक्टर आर अंडर एम्प्लॉयड, यही रीजन है, और आंसर हमने देख लिया। अब हमें क्या मिला, दो स्टेटमेंट मिले, वही असर्शन मिला और रीजन मिला है। देखते हैं हमारा असर्शन क्या है। हमें मिला है क्रूड ऑयल रिजर्व, जो रिजर्व्स हैं उनके खजाने हैं क्रूड ऑयल के, इन द एंटायर वर्ल्ड आर डिप्लेटिंग, जो कम होते जा रहे हैं। वी नीड टू फाइंड ए सस्टेनेबल सब्स्टिट्यूट फॉर इट। बिल्कुल सही है कि भाई आपके जो ऑयल हैं, क्रूड ऑयल हैं, ये सब के खजाने क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, और इसके लिए हमें क्या करना है, इसका एक कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट ढूंढना है। तो ये तो हमारा सही है। अब हम देखते हैं हमारा रीज़न। रीज़न क्या मिला है, ऑयल एंड पेट्रोल प्राइसेस आर इंक्रीजेस डे बाय डे। क्या ऑयल और वो तो सभी के आ रहे हैं यार, ये तो सबके साथ हो रहा है। पेट्रोल के दाम क्या हो रहे हैं, पेट्रोल हुआ डीजल हुआ, आपके दोनों ऑयल के जो पैसे हैं डे बाय डे क्या इंक्रीज होते जा रहे हैं, ये भी सही है। अब मुझे ये बताइए कि हमें लगाना है यहाँ पे बिकॉज, और बिकॉज लगा के हमें चेक करना है क्या, ये चेक करना है कि क्या इसका असर्शन जो मिला, उसका रीज़न जो दिया गया है वो सही है, नहीं है। क्यों, क्योंकि ऑयल एंड पेट्रोल की वजह से थोड़ी हो रहा है क्रूड ऑयल कम, उसका खजाना कम, नहीं। तो ये सही तो है दोनों, बट उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं देता है असर्शन का, आपका रीज़न। ओके, बट ये क्वेश्चन अगर ऐसे आता, मान लीजिए आपका असर्शन कौन होता, ये ऑयल एंड पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीजिंग डे बाय डे, तो फिर आपको रीजन में मान लीजिए ये मिलता, तो आंसर आपका दोनों ही सही होते और प्लस क्या होता, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होता। बट यहाँ पे हमें क्या उल्टा मिला है, तो हमारा असर्शन का जो रीजन है वो सही नहीं है। तो हम चेक करते हैं आंसर हमारा क्या होगा, बी, यस। क्वेश्चन, ए मैन इज एम्प्लॉयड ऑन फूड प्रोसेसिंग, कहाँ का एम्प्लॉय है, फूड प्रोसेसिंग का। और फिर क्या होता है उसके साथ, वेयर हैज टू डू लॉट ऑफ मैनुअल वर्कर, उसके पास बहुत सारे काम होते हैं। तो फिर क्या होता है, उसकी वाइफ भी, उसकी डॉटर भी उसको हेल्प करती है इस काम में। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, तो फॉर एवरीडे विच टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अभी मैंने आपको बताया कि जब आपके घर के सारे लोग एक ही काम को करने लग जाएं और आपको उतने लोगों की जरूरत नहीं हो, उसे हम क्या कहते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो हम चेक कर दें हमारे ऑप्शन में, तो आंसर हो जाएगा ए। तो यस, अंडर एम्प्लॉयमेंट हो गया। यस, कीप स्टडिंग। आई थिंक आप सभी को मेरे ख्याल से पेपर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्यों, क्योंकि दक्षांश एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको मिलता है आपके सटीक आंसर विथ प्योर एक्सप्लेनेशन, और क्या होता है, और आपको मिलता है मजेदार ट्रिक्स, और भी बहुत कुछ मिलते हैं आपको, असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन, एमसीक्यूज, बहुत कुछ हम आपके लिए लेकर आते हैं। और आपको कुछ और चाहिए तो हमसे आप डिमांड भी कर सकते हैं। कहाँ पर, हमारे YouTube के चैनल पर आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप अपना जो भी डाउट्स हैं उन्हें कह सकते हैं, लिख सकते हैं, हम उनको बिल्कुल सॉल्व करेंगे। और इंस्टा और फेसबुक पर हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।